नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक इतिहास की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं बंगाल के विभाजन पर। यहाँ दोस्तों जानेंगे कि बंगाल का विभाजन जो है किन उद्देश्यों को लेकर के लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और इसके क्या दूरगामी परिणाम साबित हुए। साथ ही साथ हम स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, उसके कारण, उसके परिणामों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। जो भी नए छात्र हैं उनको बताते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये जो सेशन चल रहे हैं इसके माध्यम से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। लेकिन दोस्तों किसी कारण बस आज के सेशन में मैं इंग्लिश कंटेंट नहीं दे पा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। बेसिकली अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं इस पर एक्स्ट्रा पीडीएफ बनवा करके आपको अपलोड करवा दूंगा, डोंट वरी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब पर जो मेरे फ्री कोर्सेज के रूप में जो लॉन्च किए गए हैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए, वो आप निश्चित रूप से हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी सब्जेक्टों को निःशुल्क रूप से आप लोग देख सकते हो और उनकी नोट्स भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो बीए करते ही इसलिए ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं को फाइट कर सके, तो उन दोस्तों के लिए भी एक फ्री चैनल लॉन्च कर दिया गया है, बना दिया गया है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही जाइए, वहां पर लिखिए प्रज्ञान हिंदी। जैसे आप लिखोगे तो वहां पर मेरी वाला एक यूट्यूब चैनल खुल करके आपके सामने आएगा, ठीक है। उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जहां पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक स्ट्रेटजी के साथ में प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। नोट्स, लेक्चर, सब कुछ निःशुल्क वहां पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को। ओके, आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस हमारी चल रही है। पर डे सेशन में मैं आप लोगों को ये सब कुछ बताता हूं। अभी फोर्थ यूनिट अभी ये चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक नंबर 23, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो आज के सेशन के माध्यम से जानेंगे कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था उससे स्वदेशी आंदोलन का क्या कनेक्शन है। तो जितने भी पक्ष हो सकते, जितने भी पक्ष इंपॉर्टेंट होंगे ना, दोनों या विशेष रूप से बंगाल के विभाजन से संबंधित, उन सभी पक्षों पर हम पूरे विस्तार से और एक कहानी की तरह डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को एक एक इसका फैक्ट जो है ना पूरी बारीकी समझ आए। कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का, ठीक है। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट में बात करें तो आज पेज काफी भरा हुआ है, जरा देख लीजिए। बंगाल का विभाजन सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल के विभाजन को पहले हम समझेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, मतलब इसका स्वरूप किस प्रकार से शुरू हुआ, इसकी कार्य पद्धति क्या थी। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 के रूप में हम देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के पीछे के रीजन क्या थे, क्या ऐसे कारण थे जिससे स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, और लास्ट में देखेंगे इसका परिणाम क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। क्लियर है। चलिए तो एक एक करके इन सभी को डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं, ताकि हमारा टॉपिक जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग। इसकी शुरुआत करते हैं कुछ विद्वानों की परिभाषाओं से। बंगाल का जो विभाजन हुआ, उस बंगाल विभाजन पर यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह एक देशव्यापी विद्रोह का प्रारंभ था। क्या कहा इन्होंने, बंगाल के विभाजन को अपने शब्दों में कोड करते हुए कहा सुभाष चंद्र बोस ने कि यह एक देशव्यापी विद्रोह का प्रारंभ था, तथा सब तरफ लोग अनुभव करने लगे कि संवैधानिक उपाय पर्याप्त नहीं है। इन शब्दों के अर्थ को समझिए यहां पर। तो ये बंगाल के विभाजन के प्रति रोष प्रकट करने वाले शब्द है। याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन जो किया कर्जन ने अपनी एक ऐसी भूमिका तैयार कर दी जिससे कि देश में जगह जगह अब विद्रोह होना प्रारंभ हो चुके थे। और यही सुभाष चंद्र बोस ने अपनी परिभाषा के माध्यम से कहा कि पूरे देशव्यापी विद्रोह का प्रारंभ है। ये कोई विभाजन नहीं, बल्कि पूरे देश में विद्रोह को आमंत्रित करने जैसी घटना है। सभी तरफ लोगों को अब यह अनुभव हो चुका था कि संवैधानिक उपाय, मतलब याचना करना अब सही रास्ता नहीं है। बंगाल के विभाजन को जनता ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि ठीक है, आपने बंगाल का विभाजन कर दिया, अब हम भी देखते हैं कि आप प्रशासन कैसे संचालित करते हो। क्लियर है। और इसी प्रकार की एक अन्य परिभाषा है बनर्जी साहब के द्वारा दी गई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब के द्वारा। इन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है।
इन शब्दों से सिर्फ ब्रिटिश या कहें कि कर्जन की बंगाल विभाजन की नीति का ही विरोध नहीं हुआ, बल्कि भारतीय जनता भी अत्यधिक रूप से प्रभावित हुई और उनको एहसास हुआ, अर्थात जनता को एहसास हुआ कि हमारे साथ ब्रिटिश सरकार ने आखिर किया क्या है। बात समझ आई ना? तो आइए इन परिभाषाओं के साथ में अब समझते हैं जरा बंगाल के विभाजन को थोड़ा सा विस्तार रूप देते हुए। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन किया, पूरे बंगाल प्रांत को दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, पहले अगर हम बंगाल की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, है ना, ये पूरा जो क्षेत्र था ना, पूरा बंगाल हुआ करता था, जिसमें आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ये पूरा एक एक प्रांत हुआ करता था जिसे हम बंगाल प्रांत कहते थे। इस पूरे बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा 1905 में। ठीक है, एक रहा आपका बंगाल नाम से ही और एक हुआ आपका पूर्वी बंगाल। ध्यान दीजिएगा, एक जो आज पश्चिम बंगाल है उसे बंगाल नाम दिया गया और एक जो उसका पूर्वी भाग जो आज बांग्लादेश है उसे पूर्वी बंगाल का नाम दिया गया। क्लियर है? तो दो भागों में इसे तोड़ा गया। उसको तोड़ने के बाद में कर्जन का कहना था, इस विभाजन को लेकर के कर्जन का कहना था कि बंगाल एक बड़ा प्रांत था, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जहां पर हमारी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, अर्थात ये कि हमें शासन चलाने में बहुत ही असुविधाएं होती है, इसीलिए हमने बंगाल का विभाजन किया है। जबकि मुख्य जो मोटो था कर्जन का, मुख्य उद्देश्य जो था कर्जन का, वो अन्य था, भारत में ही फूट डालने की नीति का एक हिस्सा था बंगाल का विभाजन, जिससे हिंदू मुस्लिमों के बीच फूट डाली जा सके, मुस्लिम प्रांत अलग किया जा सके ताकि वहां से मुस्लिम बहुमत उनको प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार की नीति वो अपना रहे थे, जिससे कि भारतीयों को भारत के अंदर ही तोड़ने का कार्य ये कर रहे थे। ठीक है, तो शासन शासन सुविधा की दृष्टि से विभाजन आवश्यक बताया किसने? कर्जन ने। कहा कि बंगाल प्रांत में बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित थे। बिहार आज वर्तमान में जो बिहार और उड़ीसा है और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये पूरा क्षेत्र जो है उस समय बंगाल प्रांत हुआ करता था। ठीक है, जो दो हिस्सों में बांटा, दो हिस्सों में जो बांटा, जिसे हम पूर्वी बंगाल कहते हैं, उसे नवीन प्रांत का नाम दिया गया, नवीन प्रांत कहा गया उसे। नवीन प्रांत मतलब नया प्रांत बनाया गया। उसमें क्या क्या था दोस्तों? तो आज का पूरा बांग्लादेश और असम का कुछ हिस्सा, ये मिलाकर के एक नवीन प्रांत बनाया गया। उस समय के क्षेत्रों की बात करें ना, तो आज का बांग्लादेश का ढाका, राजशाही और चटगांव, ये नवीन प्रांत में शामिल थे। बंगाल के दो हिस्से हुए, ऐसे समझिए, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल वाले हिस्से को नवीन प्रांत के नाम से जाना गया, जिसमें ढाका, राजशाही, चटगांव जैसे क्षेत्र सम्मिलित थे और असम के भी बहुत सारे क्षेत्र सम्मिलित थे। इसके अलावा एक बंगाल बनाया, पश्चिम की ओर का पश्चिम बंगाल बनाया गया। ठीक है, जिसमें बंगाल का, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र सम्मिलित थे। तो इस तरह से दो क्षेत्रों में उसको तोड़ दिया। ये हालांकि इतना आसान नहीं था तोड़ना, ये घटना का पूरे देश में बहुत तीव्र गति से विरोध हुआ, बहुत तीव्र गति से विरोध हुआ, क्योंकि इस विभाजन ने भारत के टुकड़े कर दिए। क्योंकि उस समय का जो बंगाल प्रांत था ना, पूरे भारत का सबसे, जो है कह सकते हैं कि सक्षम प्रांत था, उस समय का सबसे सक्षम प्रांत हुआ करता था बंगाल प्रांत। ठीक है, तो बंगाल के इस विभाजन का पूरे भारत में तीव्र गति से विरोध हुआ। पहली बार स्वदेशी वस्तुओं के ऊपर बल दिया गया। अब देखिए, विरोध हुआ, विरोध कैसे करेंगे भाई? भारतीय जनता ऐसा तो है नहीं है कि अंग्रेज सरकार की तरह ही जो है अपने हथियार लेकर के निकल चलेंगे सरकार को मारने के लिए। विरोध करना भी अपने ढंग से करना होता था, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस दल जो था वो चल रहा था। हालांकि उनके अंदर अभी तक 1905 तक ब्रिटेन सरकार, कांग्रेस दल में जो है अभी तक सिर्फ उदारवादी नेताओं का ही प्रभाव रहा था। ठीक है, लेकिन 1905 की इस घटना ने कांग्रेस के विचारों को बदल दिया। कल ही सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1885 से 1905 तक, मतलब इन 20 सालों में कांग्रेस ने एक भी आंदोलन नहीं किया। कांग्रेस पर जो प्रभाव था वो उदारवादी नेताओं का प्रभाव रहा। लेकिन 1905 की इस बंगाल विभाजन की घटना ने कांग्रेस के भी नियमों को बदल दिया। कांग्रेस में एक और नए दल उत्पन्न हुआ, नए विचारों वाला एक दल आया, जो कौन सा था? एक देश जिसके अंदर आक्रोश भरा हुआ था। से हम आगे चल करके गरम दल की संज्ञा देंगे। ठीक है, चलिए, वैसे तो अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। 1905 में बंगाल का विभाजन किया, एक नवीन प्रांत और एक पश्चिम बंगाल के रूप में।
ठीक है ना, नवीन प्रांत और बंगाल के रूप में दो प्रकार के विभाजन हुआ। पूरे भारत में इसका भयानक रूप से विरोध हुआ। इस विरोध के तहत जो है भारतीय जनता ने स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करने लगे, अपनाने लगे, और जो विदेशी वस्तुएं थी वो उनका बहिष्कार करने लगे। जो विदेशी कपड़े थे उनकी होलियां जलाई गई, सरकारी नौकरियों को छोड़ा गया, जगह जगह हड़ताल हुए, कई प्रदर्शन हुए। जनता का देश के संविधान उपायों से अब विश्वास उठ चुका था। और दोस्तों याद रखिएगा, जब जब ये आए ना संवैधानिक उपाय, तो संवैधानिक उपाय का मतलब क्या हुआ कि पिछले 20 सालों से कांग्रेस के नेता कर क्या रहे थे, संवैधानिक उपायों को ही अपना अस्त्र बना के बैठे हुए थे। मतलब अंग्रेज सरकार से याचनाएं करना कि आप हमें ये अधिकार कृपया करके दे दीजिए, अन्यथा हम फिर से मांग करेंगे। मतलब फिर से याचिका भेजेंगे, याचनाएं करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इसी को बोलते थे संवैधानिक उपाय। लेकिन अब जनता का ये बंगाल विभाजन से जनता का अब विश्वास उठ चुका। अब जनता का विश्वास पूरी तरह उठ चुका था। इसी क्रम को लेकर के गोपाल कृष्ण गोखले साहब कहते हैं कि नवयुवक अब हमसे ये पूछने लगे हैं कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है, अगर इसका परिणाम बंगाल का विभाजन ही था। समझिएगा कि अगर हम अब भी संवैधानिक उपायों को अपनाए रखें, अब भी अगर हम नरम या उदारवादी विचारों को अपनाए रखें, तो उसका फायदा क्या है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो डिवाइड एंड रूल्स के द्वारा प्रशासन कर रही है, भारत का शोषण यथावत कर रही है, पहले की तरह ही कर रही है। तो इसका फायदा क्या है? इससे अच्छा तो संवैधानिक उपाय वाला रास्ता पूर्णतः त्याग देना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले की परिभाषा थी। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते जरा कि जिस स्वदेशी आंदोलन की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, भाई बंगाल का विभाजन इसने किया, बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया, जिससे पूरी जनता में आक्रोश भर गया। ठीक है, इस आक्रोश ने एक रूप लिया। क्या रूप लिया? स्वदेशी आंदोलन का रूप लिया। वो संभवतः भारत में पहली बार ऐसा कोई आंदोलन था जिसमें संपूर्ण जनता भाग ले, जिसका उच्च समाज का उच्च वर्ग से लेकर के निम्न वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन में एक ही सहमति से भाग ले रहा। और इस आंदोलन का ऐसे नहीं कि अपने आप ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ, बल्कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जैसे ही बंगाल का विभाजन किया, 1906 में जो कांग्रेस के, क्योंकि हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, 1906 में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में अब ये एक आंदोलन से संबंधित प्रावधान पारित कर दिए गए। और उस आंदोलन के कुछ कार्यक्रम रखे। क्या कार्यक्रम रखे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। समझिएगा, यहां पर 1906 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से कुछ कार्यक्रम फिक्स किए, जैसे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, मजदूरों को भड़काएंगे, हड़ताल करवाएंगे। समझिएगा, मजदूरों को भड़काना, हड़ताल करवाना मतलब क्या हुआ कि जो विदेशी मिल मालिक हुआ करते थे, जहां पर मजदूर काम करते थे, उन मजदूरों को भड़काना, उनको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, भड़काना उन लोगों को। और जैसे ही वो मजदूर भड़के वहां पर काम पर ना जाए, तो सरकार अगर एक्शन लेती है, कंपनी मालिक अगर एक्शन लेते हैं, तो फिर वो हड़ताल करे। और समझ आई? शराब की दुकानों पर धरना देना, शिक्षण संस्था, जो विदेशी शिक्षा संस्थाएं थी, वो जो विदेशी न्यायालय हैं, है ना, उनका बहिष्कार करना, और स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। स्वदेशी हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य करे। विदेशी शिक्षण संस्थाओं में, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ना, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना करना, बाहर के उद्योगों में बने हुए माल का बहिष्कार, और स्वयं के खुद के देश के उद्योगों की स्थापना करके और नया नया प्रोडक्शन करना। गांव के लिए ग्राम समितियों की स्थापना करना। ग्राम समिति का कार्य करेगी, जो प्राचीन समय से करती आई थी। भाई गांव के भी जो विवाद हुआ करते थे, विवादों का निपटारा उन्हीं ग्राम की समितियों में हो जाया करेगा, जिससे हमें ब्रिटिश न्यायालयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई ना? इसके अलावा जो छोटे वर्ग के थे, समाज के जो निम्न वर्ग थे, जैसे धोबी, नाई, मोची, यूरोपीय, है ना, इन सबको भी कहा कि भाई आप लोग जो है ना यूरोपियों का काम करना बंद कर दे, उनकी सेवा करना बंद कर दे। इसके अलावा जो रसोईया हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि विदेशियों के लिए खाना बनाना बंद कर दो। ठीक है, स्वदेशी का व्रत ले लो, स्वदेशी मेले का आयोजन करो जगह जगह पर और समय समय पर। ठीक है, तो ये कुछ कार्यक्रम फिक्स कर दिए गए स्वदेशी आंदोलन के। और समझ आई ना? तो बेसिकली अगर आपको एक सटीक रिवीजन लगाना है, तो ये पेज पर्याप्त है स्वदेशी आंदोलन का। लेकिन थोड़ा सा मैं इसका अब इन बिंदुओं का, इन पॉइंटों का कुछ थोड़ा सा विस्तार दूंगा आपको, एक दो पेज में और लेकर चलूंगा। जैसे देखिए,
कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य के संदेश को प्रसारित किया। अब कांग्रेस के नेताओं की भी अब आंख खुल चुकी थी कि भैया पिछले 20 सालों से जिस तरह से हम कांग्रेस को चला रहे हैं, जिस तरह से हम संवैधानिक उपाय मतलब कि नरम पंथी बन करके नरम दिल को दिखा रहे, नरम विचारों को दिखा रहे हैं, सरकार के सामने याचनाएं कर रहे हैं, अब उस मात्र से काम नहीं था। अब जो है इनको समझ आ चुका था और अब कांग्रेस ने स्वराज की घोषणा कर दी और स्वराज के संदेश को अब जनता तक पहुंचाने लगे। आम जनता को स्वदेशी अपनाने के लिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस अब प्रयास करने लगी, प्रेरित करने लगी जनता को। और चूंकि कांग्रेस के समर्थन में देश की लगभग जनता कांग्रेस के समर्थन में आ चुकी थी, इसी कारण से जनता भी कांग्रेस की बात सुनती तो समझती थी और मानती भी। इसीलिए उन्होंने भी, जनता ने भी अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तय कर लिया। जो आंदोलन तय किया गया, जो आंदोलन करने वाले जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने यूरोप के मालिकों की जो मिल हुआ करती थी, उनके विरुद्ध भारतीय मजदूरों को भड़काना चालू कर दिया। तो जब सरकार उन पर मुकदमा चलाए तो हड़तालें करना चालू कर दी, नगर पालिका और कार्यालय और थानों पर आक्रमण करना चालू कर दिया। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई, ऐसे कार्य हुए कि यदि हम हमारी मर्जी से कार्य कर रहे हैं, समझिएगा, अगर हम विदेशी वस्तु, विदेशी कार्य जैसे कि नौकरी, ठीक है, इनका अगर हम बहिष्कार करते हैं तो हमें किसी के भी द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और यदि प्रताड़ित किया जाता है तो हम उसका जवाब देंगे। ये भावना, जवाब देंगे, ये भावना भारत में पहली बार आई थी और इसीलिए इसको स्वदेशी आंदोलन कहा गया। स्वदेशी आंदोलन, इसका सबसे बड़ा सिद्धांत था स्वदेश को अपनाना, स्वदेश को अपनाना, स्वदेश में, अपने देश में बने हुए माल को ही अपनाना। क्लियर है? जिससे क्या होगा, विदेशी की रीढ़ टूट जाएगी, अपंग हो जाएगा वो। इसके अलावा स्वदेशी उद्योगों की स्थापना के प्रयास किए गए। ये सारे पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को वन बाय वन करके, है ना। स्वदेशी उद्योगों के स्थापना के प्रयास किए गए। जो जो धनी लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने कई प्रकार से सहायता की उद्योगों की स्थापना करने के लिए। इसमें हथकरघा उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और कई परंपरागत जो दस्तकारी उद्योग थे उनको प्रोत्साहित किया गया। उनको कुछ धनी लोगों के द्वारा पैसे देकर के उनको फिर से उनका नवीनीकरण करवाया गया। गांवों के संगठन और सुधार के भी कई प्रयास किए गए। एक रिपोर्ट, गांव के संगठन और सुधार के लिए, गांव के संगठन सुधार के लिए क्या प्रयास, आपने देखा था ना, ग्राम समिति की स्थापना, ग्राम समिति की स्थापना। एक रिपोर्ट कहती है, एक रिपोर्ट कहती है कि अश्विनी कुमार दत्त ने एक समिति बनाई थी जिसको कहा गया स्वदेश बांधव समिति। क्या नाम दिया गया उसको? स्वदेश बांधव समिति। और कहा कि इस समिति ने 89 न्याय पंचायतें स्थापित की गांवों में। कितनी? 89, 89 न्याय पंचायतें जो गांवों के विवादों को निपटाने का कार्य करेगी। और इन 89 न्याय पंचायतों ने 523 विवादों को, गांव के 523 विवादों को निपटाया। बहुत ही कम समय में 1907 में पूरे बंगाल में लगभग 1000 ग्राम समितियां कार्य कर रही। सोचिएगा, इस स्तर पर यह आंदोलन भड़का था, स्वदेशी आंदोलन इस स्तर पर भड़का था। स्वदेश के प्रति जो प्रेम जनता में देखा गया, संभवतः भारत में पहली वो लहर थी जो स्वदेश को देख रही थी। 1857 के बाद में अगर जनता में कभी यह लहर उमड़ी और भयानक रूप से और संपूर्ण जनता के संपूर्ण वर्गों में, तो यह पहला मौका था। ये 1907 में या 1905 के विभाजन के बाद, ठीक है ना। इसके अलावा इस स्वदेशी आंदोलन में पत्रकार, शिक्षक और वकील, इन लोगों की तो भूमिका थी ही थी, साथ साथ में छात्रों का बड़ा योगदान था। इस आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने जो है इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। प्रत्येक वर्ग इससे प्रभावित हुआ, मतलब कि प्रत्येक वर्ग ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगर निम्न वर्ग की बात करें तो धोबियों ने विदेशियों के कपड़े धोना बंद कर दिए, मोचियों ने जूतों की मरम्मत करना बंद कर दी, विदेशियों की जूतों की। रसोइयों ने, रसोई बनाने वालों ने विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने वाले मालिकों को जो है उनके वहां पर कार्य करना बंद कर दिया, ठीक है। विदेशी माल की दुकानों पर धरना दिया गया, जो विदेशी माल की दुकानें थी उन पर धरना दी गई। आंदोलन का समर्थन न करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन का अन्य प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि आदि राज्यों पर भी विशेष प्रभाव देखा गया है। तो दोस्तों, पढ़कर के ऐसा नहीं लगता है कि वर्तमान में भी आज स्वदेशी आंदोलन कितना प्रासंगिक है?
आज वर्तमान में स्वदेशी आंदोलन की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने ही शत्रुओं को मजबूत कर देते हैं यदि स्वदेश का पालन नहीं करते हैं। तो अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो वास्तविक रूप से वर्तमान में स्वदेशी आंदोलन की अति आवश्यकता है भारत को। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे अब इस स्वदेशी आंदोलन के पीछे कारण क्या थे। जिस आंदोलन में जिस जनता में आक्रोश भराया, लॉर्ड कर्जन की जो ये भूल थी, जी हाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन क्या लॉर्ड कर्जन की सबसे बड़ी भूल थी, यदि हां तो स्पष्ट करें। तो एग्जैक्टली ये लॉर्ड कर्जन की बहुत बड़ी भूल थी कि लॉर्ड कर्जन को नहीं पता था कि बंगाल का विभाजन कर मात्र विभाजन कर देने से पूरी जनता एकजुट हो जाएगी, जनता एक स्वर में आंदोलन की बात करेगी, विद्रोह करेगी और विदेशियों का बहिष्कार करने पर उतारू हो जाए। पता नहीं, तो इसी ने जनता को एक साथ आने का मौका दिया। इस आंदोलन के पीछे सबसे बड़े जो रीजन थे वो थे बंगाल का विभाजन। सबसे बड़ा रीजन क्या था, सबसे बड़ा कारण बंगाल का विभाजन था और बंगाल का विभाजन को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। भाई स्वदेशी आंदोलन क्यों किया गया, बंगाल का जो विभाजन हुआ उसको रद्द करवाने के लिए। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुसलमानों में फूट डालना चाहता था। बंगाल का विभाजन करके पूर्वी बंगाल और असम को नया प्रांत बनाया गया है ना, पूर्वी बंगाल और असम को। अब कंफ्यूज मत होइएगा बार बार, क्या कहा मैंने, आज का बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल मान लीजिए और पश्चिम बंगाल, इसे पश्चिमी, ठीक है, दो हिस्से में तोड़ा गया था बंगाल। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके और थोड़ा सा सामान्य स्तर पर भी आप लोग स्वयं समझने का प्रयास करा करें तो इजीली समझ आएगा हर बिंदु। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन दो प्रांतों में कर दिया गया। इस विरोध को व्यापक बनाने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कांग्रेस के, जिससे क्या हुआ, जनता बंगाल विभाजन के विरुद्ध, तो जनता में आक्रोश आया, जनता बंगाल विभाजन के विरुद्ध हो गई, सरकार का विरोध करने लगी इस बंटवारे का, इस विभाजन। तो कुछ इन नीतियों के द्वारा या विरोध प्रदर्शन के द्वारा बंगाल का हुआ विभाजन को फिर से रद्द करने का प्रयास करना पहला कारण था। दूसरा कारण था स्वराज की भावना पैदा करना, स्वराज की भावना पैदा करना। जनता के मन में चूंकि नहीं थी, स्वराज की भावना नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी जनता में, ये भावनाएं पहले डालनी होगी, तब जाकर के जनता पूरे जोश और होश के साथ में आंदोलन का साथ देंगे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। 1906 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के लक्ष्य को नए ढंग से परिभाषित किया। जिसने दादा भाई नौरोजी ने जो कांग्रेस का लक्ष्य था ना, लक्ष्य कुछ अलग ढंग से बताया उन्होंने इस अधिवेशन में। क्या कहा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन अथवा स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे कौन थे, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कांग्रेस का लक्ष्य बताते हुए स्वशासन की मांग की या स्वशासन की बात कही कि स्वशासन अर्थात स्वराज्य ही कांग्रेस का लक्ष्य होगा। इसको व्यवहारिक रूप देकर के कांग्रेस जनमानस में स्वराज की भावना पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस जनता में स्वराज की भावना पैदा नहीं कर पाती, संभवतः देश कभी आजाद नहीं। जनता में जब स्वराज की भावना पैदा हुई, जनता को जब इसका अर्थ समझ आया, तब जनता कांग्रेस के साथ प्रत्येक आंदोलन में इनका साथ दिया। इसके अलावा अन्य रीजन था भारतीय परंपरागत जो उद्योग थे उनको बढ़ावा देना। तो इस आंदोलन के द्वारा जो परंपरागत उद्योग भारत में चले आ रहे थे उनको बढ़ावा दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे सभी परंपरागत उद्योगों को नष्ट करने वाली नीतियों का पालन किया था। अंग्रेजों ने भारतीय माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए, दस्तकारों पर कई तरह के अत्याचार किए, जिस कारण से क्या हुआ, भारतीय उद्योग क्या हो गए, चौपट हो गए, भारत के सभी उद्योग चौपट। कांग्रेस के नेता स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारतीय परंपरागत लोगों को बढ़ावा देना के अलावा देशभक्ति की भावना पैदा करना। जी हाँ, उस काल में अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतीय जनता बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो कांग्रेस के नेता सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जनता के अंदर से उस डर को निकालना चाहते। कांग्रेस को पता था कि जनता के अंदर से अगर वो डर निकल गया तो जनता बहुत ही जोश के साथ में आकर के आंदोलन में भाग ले।
तो अगर जनता ने पूरे जोश से आंदोलन में भाग ले ली तो कुछ भी हो सकता है, समझ गए यहां पर, है ना। तो अगर भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो किसी से प्रेम, समझिएगा यहां पर, डर नहीं होगा तो प्रेम होगा। डर था अंग्रेजी सरकार का, उस डर को निकाल करके देश के प्रति प्रेम भरने का प्रयास यहां कांग्रेस कर, बात समझ आई। एकजुट होकर अन्याय का विरोध करने के लिए जनता तैयार हो, यही प्रयास कर रही थी कांग्रेस पार्टी। अन्य कारण में हम बात कर सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना। राष्ट्रीय शिक्षा मतलब स्वदेशी शिक्षा। अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा को ला करके भारत में भारत की जो सभ्यता और संस्कृति हमारी, तो अब पुनः उनका नवीनीकरण करने का प्रयास, स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जाए जिसके माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति बच्चों को, इससे स्वदेशी शिक्षा को भारी बल प्राप्त हो। इसके अलावा इसके परिणाम क्या रहे इस आंदोलन के, तो जनता में नई चेतना का संचार हुआ। जनता में नई चेतना का संचार हुआ। ये जब आंदोलन हुआ, नरमपंथी विचारधारा का प्रभाव था पिछले 20 सालों से कांग्रेस पर, जिस कारण से क्या था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो दबी जबान से अंग्रेजों से सिर्फ अनुनय विनय किया करते थे, याचनाएं किया करते थे। स्वदेशी आंदोलन के कारण अब उनको खुलकर के अंग्रेज सरकार का विरोध करने का मौका मिला। जनता अब समझने लगी थी कि अंग्रेज सरकार हमारी हितैषी नहीं है, हमारे हित में कभी कार्य नहीं करेगी। इसके अलावा स्वदेशी उद्योगों का विकास करना, तो स्वदेशी आंदोलन के कारण जनता ने भारी मात्रा में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के कारण प्रत्येक जनता को पता चला कि हमें हमारे ही देश में बनी हुई वस्तु का ही उपयोग करना है, विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करना। वो जनता ने भारी मात्रा में ये कार्य किया। इससे विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने से वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा। माफ कीजिएगा, स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी जिससे इनका उत्पादन बढ़ने लगा। भारत में भारत के लोगों को और ज्यादा काम मिलने लगा। बात समझ आई ना। इसके अलावा स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, कई जगह पर धनी व्यक्तियों ने चंदा दे देकर, पैसा दे देकर जो है शिक्षण की स्थापना करवाई। स्वदेशी शिक्षण प्रणाली का इस कारण विकास हुआ और अन्य परिणाम में राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। जी हाँ, अंतिम परिणाम के रूप में आप देख सकते हो राष्ट्रीय जो आंदोलन हो रहे थे उनको क्या हुआ, गति मिली। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। कल वाले सेशन में, कल वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 33 में क्या बात करेंगे हम, कौन सा टॉपिक होगा, वो होगा सूरत की और गरम दल। भाई कांग्रेस में अभी तक नरम दल हुआ करता था। सूरत का एक अधिवेशन होता है, वहां पर कांग्रेस की में अब दरार पड़ जाती है। अब कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। गरम दल वाले अब भी संवैधानिक रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो गरम दल अंग्रेजों की इन हरकतों से गरम हो चुके थे। उनको पता था कि यार अब जो है ना संवैधानिक उपायों मात्र से कुछ नहीं होने वाला, अब डायरेक्ट एक्शन लेनी पड़ेगी। ये सारी चर्चाएं हम कल वाले सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। जो भी नए छात्र हैं उनको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दी है। जिसके पास नहीं है, जो अभी तक व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर ले ताकि प्रॉपर तरीके से आपको लेक्चर और नोट्स मिलते रहे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। प्रज्ञान हिंदी, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई अच्छा चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पर स्ट्रेटेजी के साथ में और बिना कोई पैसा लिए आपको कोई ढंग से पढ़ा सकता है और पढ़ाए और आपको नोट्स के साथ लेक्चर भी प्राप्त हो जाए, ऐसी चैनल की अगर आपको खोज है, ढूंढ रहे हैं, तो YouTube पर जाइए, प्रज्ञान हिंदी लिखिए या डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो की और वहां पर लिंक लीजिए, जाइए डायरेक्ट प्रज्ञान हिंदी पर और वहां पर आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और प्रज्ञान हिंदी का भी एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेंगे अगले सेशन में। दोस्तों तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे से पढ़िए, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता रहिए जिससे आपके ज्ञान कोश में वृद्धि हो और अच्छे से प्रयास करें, मेहनत करें और शिक्षा को सबसे ज्यादा समय दें। ये सबसे ज्यादा आज के जो भी आपका टाइम है उस मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।